डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को एक फैमिली अफेयर बनाया हुआ। ट्रंप जो है जंग से पैसा कमा रहा है। ज़ियोनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं दहशतगर्दी पे। वो एक डोनाल्ड ट्रंप है, शैतान याहू है, उसके साथ नरेंद्र मोदी है। जब तक डोनाल्ड ट्रंप मतलब सदर रहेंगे तब तक ये सब कुछ रहेगा। न्यूयॉर्क के मेयर ने जो कहा कि अगर शैतान याहू इधर आया तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। जेडी वैंस ने कहा जी कि मैं उस 14 नुकात के ऊपर जंग को बंद करवाना चाहता हूँ जो अमेरिका ने दुनिया के साथ सेटल किए, लेकिन ट्रंप के गिर्द जो लॉबी है जिसमें उसने जेरेड कुशनर और स्टीव वेटकॉफ की तरफ इशारा किया, वो उनको इजरायली लॉबी जो है, जो एपैक के मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन, वो उनको पैसे लगा रहे हैं, वो उनसे पैसे खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अनफूल पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल और इस खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आप देखते हैं, अक्सर हमारे साथ स्क्रीन्स पर देखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो अभी ईरान की जानिब से एक नई स्टेटमेंट सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी ख़त्म नहीं की तो हम हमला कर देंगे। तो क्या सर अभी ये जंग दोबारा शुरू हो जाएगी? और ये हमें कोई थमती हुई दिखाई नहीं दे रही। थोड़े थोड़े अरसे बाद हमले होते हैं, फिर पॉज हो जाते हैं। तो जब तक क्या ये अमेरिका है या फिर अमेरिका अपने कोई मकासद हासिल नहीं कर लेता, तब तक क्या ये जंग जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है, हमने पहले भी इस चीज़ पे बात की है और अब एक चीज़ जो एक ठोस हकीकत की तरह यहाँ होती जा रही है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने और उसकी जो क्लोज लोग हैं, फैमिली अफेयर जो लोग हैं, उसने इस जंग को एक फैमिली अफेयर बनाया हुआ है। अच्छा। और आपने देखा कि दुनिया के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट में रिपोर्ट्स आया हुई है, दुनिया के अखबारों में रिपोर्ट्स आया हुई है कि ट्रंप जो है इस जंग से पैसा कमा रहा है। अब वो पैसा किस तरह कमा रहा है, वो बुनियादी तौर पे वही चीज़ है जिसको आप रेफर कर रहे हैं। बाकी चीज़ों को छोड़ के अगर आप एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करें, वो ये है कि जब वो ये इस तरह का थ्रेट देता है कि मैं जंग अपना जारी रखूंगा और बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी, या अपना हुम्मस जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगी, ईरान को चाहिए कि वो स्टेट ऑफ हार्मस को जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में दे दे, तो दुनिया में जो एनर्जी और एनर्जी रिलेटेड जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमतें चढ़ जाती हैं। फिर जब वो कहता है जी मैं जंग बंद करूंगा तो कीमतें नीचे आ जाती है। अब इस ब्रैकेट में नीचे आने में जो वो पैसा नीचे आके जब वो शेयर्स खरीदते हैं या पैसा लगाते हैं और उसके बाद जब वो राइस होती है, उसमें जो पैसा कमाते हैं, तो दुनिया में फोर्ब्स की एक बड़ी रिपोर्ट आई है, जो एक दुनिया का एक अदारा है जो बुनियादी तौर पे मालियाती चीज़ों को कवर करता है। उन्होंने कहा ट्रम्प ने इस जंग के दरमियान तमाम अरसे के दौरान जो पैसा बनाया, अब उसकी वैल्यू जो है वो कोई 6.0284 बिलियन डॉलर जो है उसके करीब हो गई है। तो अब अंदाजा लगा लीजिए कि क्या इस जंग का आपको कोई दुनियावी मकसद समझ आता है। बिकॉज हम बहुत दफा इस पे बात कर चुके हैं और ये बड़ी गौर तलब बात है कि अगर आप इस जंग के मकासद जो अमेरिका ने सेटल किए थे, अभी पूरी दुनिया उस पर अमेरिका को लान तान कर रही है, गालियां दे रही है, ट्रंप को गालियां दे रही है, उसको जेनोसाइडर कहा जा रहा है, उसको बेगैरत कहा जा रहा है, उसको अपना गैंगस्टर कहा जा रहा है, उसके ऊपर हर किस्म की आवाजें उठ रही हैं। वो किस लिए? इसलिए कि वो सिर्फ उस शैतान याहू का साथ देने पे लगा हुआ है जो बुनियादी तौर पे जंग को जो है वो रिलीजियस बेसिस पे, मजहबी जनूनियत पे तबाह बर्बाद करके ग्रेटर इसराइल के प्लान को जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है। अब इस तमाम धोखे में एक काम जो ट्रंप कर रहा है और जिसमें उसने इसराइल की अभी तक पूरी तरह मदद कर रहा है, वो है कि लेबनान के ऊपर इसराइल के कब्जे को इंश्योर कर रहा है। और मुस्लिम दुनिया इससे इस तरफ देखने से कासिर है या इस तरफ देखना नहीं चाहती। ईरान है जो इस चीज की तरफ देखता है और उसने अपनी जो प्रॉक्सीज है उनको भी एक्टिवेट किया हुआ है, जैसे हौतीस को एक्टिवेट किया हुआ है या हमास को अपना एक्टिवेट किया हुआ है। और वो जिस तरह लेबनान के अंदर रेजिस्टेंस जारी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारा इलाका है जिस पर इसराइल ने कब्जा कर लिया है। तो ये जो एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है और ओपन अंडरस्टैंडिंग है, यानी कोवर्ट अंडरस्टैंडिंग भी है और ओवर्ट अंडरस्टैंडिंग भी है डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रंप की, जो है यहूदी लॉबी के साथ, ज़ियोनिज़्म के साथ। और आपके पास ज़ियोनिस्ट जो है वो बिलीव करते हैं दहशतगर्दी पे। तो इसका मतलब है कि जो दहशतगर्द मालिक और जो दहशतगर्द लीडर इस सदी में बहुत इस टेन्योर में आपके सामने आए हैं, जो जेनोसाइड पे बिलीव करते हैं, जो दुनिया को मजहबी बेसिस पे तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, वो एक डोनाल्ड ट्रंप है, शैतान याहू है, उसके साथ नरेंद्र मोदी है, और उसके साथ साथ एक अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई दहशत गर्दों की और अपना कौम लूत की
और वो जो अपना होते हैं ड्रग स्मगलर्स हैं, जो खुद भी स्मगलर्स हैं और स्मगलर से भत्ता भी लेते हैं, और वो पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया के साथ मिलकर, भारत के साथ मिलकर एक दहशतगर्दी में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो एक आपको नक्शा दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, ये मजहबी जनूनियत के जरिए दुनिया को तबाह सर अभी बर्बाद। इजरायली वजीर का एक बयान भी आया था कि हमें हर रोज गजा में 40 से ज्यादा बंदे कम से कम मार देने चाहिए। जी, इससे बड़े भी बयान आए। उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसको आप पता है कितने सारे ममालिक में उसकी एंट्री पे पाबंदी लगी है, या स्पेन ने जो कुछ कहा है उसके बारे में जो कुछ चीजें कही जा रही है, और दुनिया से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी बाकी क़यादत जो है उसको, इवन न्यूयॉर्क के मेयर ने जो कहा कि अगर ट्रम्प, अगर शैतान याहू इधर आया तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूंगा। तो ये चीजें, तमाम चीजें जो है दुनिया में पहचान तो हो रही है, लेकिन इसके बावजूद ट्रम्प जो है वो अपनी बदमाशी से और अपने जो उसके दहशतगर्दी के एजेंडे हैं, और जो उसके जहन में दहशत, क्योंकि ट्रम्प का बैकग्राउंड उठा के देखे, हम 12 इस पर बात कर चुके हैं। अब जो उसका बैकग्राउंड है, एक व्हीलर डीलर का, एक ऐसे लालची आदमी का जो पैसे के लिए कुछ भी हद कर सकता है, जो पैसे के लिए किसी भी हद को क्रॉस कर सकता है, वो उसका बैकग्राउंड रहा है। जब उसने जो काम किए हैं रियल एस्टेट में, मतलब वो एक पहला प्रेसिडेंट है जो टैक्स नहीं देता, जो और ओपनली कहता है कि मुझे टैक्स नहीं देता हूँ अमेरिकन से। ये वो पहला प्रेसिडेंट जिसने व्हाइट हाउस पे हमला किया बदमाशी के जरिए, और फिर देखा हाँ मैंने हमला किया। इसके बावजूद जो वो पहला वो उसका देखा। खैर, इससे पहले एक इखलाकी जो तबाही है, ये इखलाकी गिरावट जो है, उसमें तो आपको पता है इससे पहले मोनिका लेंस का भी केस हुआ था क्लिंटन के जमाने में। लेकिन उसके बाद ये शख्स तो एप्स्टीन फाइल के अंदर नॉमिनेटेड है। एप्स्टीन फाइल की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है या जितनी भी उसकी वीडियोज हैं, उसके अंदर ये आपने देखा, ये छोटी छोटी बच्चियों के साथ नंगी तस्वीरें इसकी छपी हैं, और एप्स्टीन फाइल ने इसको मुजरिम करार दिया, और ये उसके साथ इसके ताल्लुकात रहे। तो इससे आप ना बुनियादी तौर पे इसके अखलाक का अंदाजा लगाइए। और जब इस किस्म का प्रेसिडेंट, इस किस्म का शख्स एक इतनी बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो ना तो वो अपने किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा, ना वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, ना वो किसी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। वो उसी इमोरल टेंडेंसीज में इन्वॉल्व रहेगा जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी पर्सनैलिटी के अंदर ग्रो कर गई। अच्छा तो सर जब तक डोनाल्ड ट्रंप सदर रहेंगे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप मतलब इनको सदर रहेंगे तब तक ये सब कुछ रहेगा। तब तक ये सब कुछ रहेगा, और इससे वो पीछे नहीं हटेगा। इसका उसने 12 आपने देखा, इसकी उसने इंडिकेशन भी दे दी है। मैं तो वो करूंगा, जो जो आप देखिए ना, दुनिया पूरी चीख रही है, हर जगह एक तजियाकार आपको एक चीज बताते हैं, और वो ये है कि जी नवंबर में इलेक्शन होने हैं जी, तो ट्रम्प की जो पॉपुलैरिटी है 64% नीचे गिर गई है। तो आप मुझे बताइए कि आपको वो शख्स अपने इलेक्शन के बारे में कंसर्न नजर आया? अभी आपने जो बाइडेन का वीडियो, जो वीलॉग सुना होगा, जो उसने कहा था, उसने जो बाइडेन अपना, सॉरी, अपना जो उसके वाइस प्रेसिडेंट ने, जेडी वैंस ने, जेडी वैंस ने क्या कहा? जेडी वैंस ने कहा जी कि मैं उस 14 नुकात के ऊपर जंग को बंद करवाना चाहता हूं जो अमेरिका ने दुनिया के साथ सेटल किए, लेकिन ट्रम्प के गिर्द जो लॉबी है, जिसमें उसने जेरेड कुशनर और स्टीव वेटकॉफ की तरफ इशारा किया, वो उनको इजरायली लॉबी जो है, जो एपैक के मल्टी बिलियनर बिजनेसमैन, वो उनको पैसे लगा रहे, वो उनसे पैसे खा रहे हैं, और वो पैसे खा के, पैसे की वजह से, दौलत की वजह से, पैसे ग्रैब करने की वजह से वो जंग को रोकना नहीं चाहते, और मेरे खिलाफ वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बट इसने कहा दे कैन गो टू हेल, आई एम नॉट बॉदर्ड। सो ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि अमेरिका की सियासत इस वक्त किस तरह की। सर अमेरिका की सियासत, मैं कहूंगा, इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा तनज़्ज़ुली और सबसे ज्यादा गिरावट का शिकार है। अच्छा सर फिर एक और खबर भी मौसूल हो रही है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हर हरबा तो अमेरिका का नाकाम हो चुका है। तो क्या कर सकते हैं ये, और अगर ऐसा करते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए, कॉन्सिक्वेंसेस तो न्यूक्लियर के नाम जब आप लेंगे तो बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस नजर आते हैं, और उसके अभी हम जितना बात करेंगे वो उतना ही एक्सपैंड होता जाएगा। अब ये वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की यील्ड क्या होगी? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो अगर तबाही फैलाते हैं तो, और वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें बहुत सारे अमेरिकन एसेट भी है, आएंगे। साथ ही सऊदी अरब भी बैठा हुआ है, साथ ही कतर भी बैठा हुआ है, साथ ही खत्ते के अंदर अफगानिस्तान। तो ये तमाम जैसा भी आप वेपन इस्तेमाल करें, वेपन के दो तरह से डैमेजेस होते हैं। एक तो वेपन बजाते खुद इम्पैक्ट करता है, तो वो डैमेज होता है जो उसका यील्ड निकलती है, और उसके अंदर
इंसान की खाल तक जल जाती है। और कुछ जो लोग तो मर जाते हैं, जो बच जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि काश हम मर गए होते, क्योंकि उससे अंदर जो तकलीफ होती है, और उस जो एक भी जेट फ्लैश उसका होता है, उसका टेम्परेचर जो सूरज के नजदीक आप चले जाए, 20 मीटर के ऊपर आप चले जाए, तो जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर जनरेट होता है जो इंसान की हड्डियों को भी जो है वो गला के रख देता है। उसके दूसरा इम्पैक्ट जो होता है वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब है कि जहां जहां वो हवा जा रही है, वहां वहां वो उसकी इम्पैक्ट को लेके जाएगी, और वो जो है सिर्फ उस जगह तक, जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है वहां तक वो महदूद नहीं रह जाएगी, फिर वो फैलेगी हवा में, फिर वो एटमॉस्फेयर में फैलेगी। तो आई डोंट थिंक सो कि अमेरिका ये करेगा या करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने आपसे बताया कि ट्रम्प दुनिया का सबसे ज्यादा करेक्टरलेस आदमी है। तो सर कुछ भी एक्सपेक्ट किया ही जा हैज सकता है नो ना फिर? करेक्टर। कुछ भी तो इससे एक्सपेक्ट आप कोई भी, आपसे आप किसी भी चीज की तवक्को कर सकते हैं। सर इसके बाद क्या कहते हैं, अब ट्रूप्स भी उतारने की बात की जा रही है कि इसराइल बड़ा पीछे से पुश कर रहा है कि ट्रूप्स भेजे जाएं नहीं, जो कुछ। ट्रुप्स, मेरा ख्याल ट्रुप्स उतारने को बहुत ज्यादा अपोज किया है पेंटागन ने, और उनके जो सेंटकॉम के जो चीफ है, उन्होंने उस चीज को एक मीटिंग के अंदर ये बताया। और अगर ट्रुप्स उतारे तो वो उनका ट्रुप्स का जो है वो बनाएगा, क्या कहते हैं, कत्लगाह बनाएगा उसको। अभी एक दुनिया में आपने देखा कि ये खबरें लग रही हैं, और उसके बाद बड़ी क्लैरिटी से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने ट्रक्स उतारे तो दैट वुड बी हेल्प फॉर अमेरिका। तो मुझे इससे पहले उन्होंने ट्रक्स उतारे, आपको याद होगा वो जो 2 C-130 और ब्लैक हेलीकॉप्टर इस्फहान के नजदीक वो जब गए थे, वहां पे वो यूरेनियम था उसको अपना रिट्रीव करने के लिए, तो वो उनके C-130 जो तैयारे भी तबाह हुए थे, फिर ब्लैक हेलीकॉप्टर भी तबाह हुए थे, उसके साथ जो एसिड उतारे थे वो भी तबाह हुए थे। तो और उतारेंगे कहाँ, देखिए आपको ट्रुप्स उतारने के लिए सबसे पहले कोई बेस चाहिए हो। यहाँ पे आप जाके, जैसे आप चले जाए इराक वॉर की तरफ चले जाए, जब इराक ने कुवैत पे हमला किया था, फिर अमेरिका ने हमला किया था, तो पहले उन्होंने अपना बेस सऊदी अरब में बनाया था, और वहां से फिर फोर्सेस को जनरेट किया था, वहां से उन्होंने अटैक किया था, वहां से उन्होंने अपनी फोर्सेस मूव की थी। तो अभी तो फिलहाल इस किस्म की कोई इंडिकेशन नहीं है जहाँ आपको, आप क्या वो इब्राहिम लिंकन के ऊपर आपको बेस बनाएंगे, तो वो तो फिर बड़ा वनरेबल हो जाएगा। इससे पहले भी ट्रम्प रोता रहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो ईरानियन जो जी हमारे इब्राहिम लिंकन के ऊपर 100 मिसाइल मारे, उसको तबाह कर दिया। तो वो मुझे अकलमंदी की पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। और उसमें अगर करेगा तो वो ईरानियन बहुत एडवांटेज में होंगे, बिकॉज ईरान की जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है, वो सपोर्ट करती है ईरान की रेजिस्टेंस फोर्सेस, और वो अपोज करती है किसी ऐसी फोर्स को जो जाके यानी क्या ट्रुप्स उतारेंगे, तो या तो आप क्या करेंगे, आप पैराशूट के जरिए उनको लैंड कराएंगे, उनको किस जगह, या आप मैरी टाइम आप सी लाइन पे जाएंगे, वहां पे उनको आप बिठाएंगे किश्तियों में, जैसे नॉर्मंडी में हमला हुआ था, फिर आप हमला करेंगे उनके खर्ज आइलैंड पे या किसी और से। तो ये चीजें अपना मिलिटरीली आई थिंक इतने वहां पे लोग बैठे होंगे जो इन चीजों को जो है वो प्लॉसिबल नहीं समझ रहे, सर और अभी वो आपने समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस की बात की है, रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं यमनी मज़ाहमती तंजीम भी काफ़ी रेजिस्ट कर रही है और सऊदी अरब पर कॉन्टीन्यूसली हमले किए जा रहे हैं। तो सर इसके पीछे क्या वजह लगती है? वो ईरान तो उससे पीछे हट रहा है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है कि हम ये हमले करवा रहे हैं। बज़ाहिर बातचीत करते हैं, बज़ाहिर बातचीत हो रही है, पीछे से उन्हीं की रेजिस्टेंस की जो तंजीमें हैं वो सऊदी अरब और दीगर आबनाए जो बाबुल मंदब है वहाँ पर हमले कर रही है। देखिए वो जो हौतीज है ना, उनको तो ईरान सपोर्ट करता है। अच्छा सर, इसके साथ साथ अभी आपने बताया कि लबनान के अंदर भी हमले किए जा रहे हैं कॉन्टीन्यूसली इसराइल की जानिब से, वहाँ पर भी रेजिस्टेंस को कमज़ोर कर किया जा रहा है, फिर इलाकों पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है। अभी सर हमने देखा कि शाम की सरजमीन पर भी कुछ हमले किए गए हैं। एक दिन ट्रेनिंग की जाती है, शामी फोर्सेस की जानिब से कुछ तैयारे उड़ाए जाते हैं और उसी के अगले दिन फिर हमला कर दिया जाता है इसराइल की जानिब से शाम पर। और शाम के अंदर फिर तुर्किया का भी असर और रसूख काफ़ी है। तो शाम के अंदर सर कोई नया फ्रंट खुल सकते हैं? शाम के अंदर तो फ्रंट खुला हुआ है ना। अभी आप बहुत सोशल मीडिया पे ये भी सुन रहे थे, बशार अल असद जो है उसका, उसको भी कोई पकड़ के फांसी शांसी देने की कोशिश की जा रही है, उसको कत्ल करने के लिए प्लान तैयार है। और इसराइल ने ये जो शाम की नई हुकूमत आई है, वो कौन जुलानी है, कौन, वो किसके कहने पे आई है और किस तरह आई है। फिर ईरान के शाम के बहुत सारे कुर्दों से रिलेट करें तो टर्किया का भी वहाँ असर है, और टर्किया नहीं चाहता कि शाम के ऊपर टोटल जो है वो
इसराइल का या इसराइली नवाज कुव्वतों का कंट्रोल हो। इसराइल अभी ये भी हो रही है कि शाम के जो अमेरिकन बेस है वो भी खाली करने की खबरें आ रही है। तो वाकई आजकल तो पूरा ही लेबनान शाम जितनी जगह है ये एक फ्रंट बने हुए हैं ना, और यहाँ पे जो इंटरफेरेंस है वो अमेरिकन की और इसराइलीज की और बाकी ग्रुप की वो जारी है, और वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अच्छा सर, ये डिफेंस पैक्ट जो हम देखते हैं कि बड़ी जंगें चल रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, ये ग्रेटर इसराइल का प्लान जिस तरीके से आपने बताया कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये सारी गेम खेली जा रही है, फिर जो डिफेंस पैक्ट हुआ मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, उसको कितना इंपॉर्टेंटली आप देखते हैं, कितना क्रूशल है वो? पहली बात तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो ग्रेटर इसराइल का एक मंसूबा है उसको चेकमेट कर रहा है। अब ये जो प्लान ये जो मायदा हुआ है इसमें साफ जाहिर है अमेरिकन की नोट भी शामिल है। ये तो नहीं है कि अमेरिकन की मर्जी के बगैर दे आल्सो वांट कि ये एक खत्ते में, क्योंकि उसका अमेरिकन जो है वो अब ठेका नहीं ले सकते मिडल ईस्ट की प्रोटेक्शन का, एंड दे वुड लाइक टू विड्रॉ देयर बेसिस फ्रॉम मिडल ईस्ट। इसलिए कि जो उनका कतर में बेस है या जो उनका अपना फिफ्थ फ्लीट है उसको, आपको पता है कि उसको ईरानियन ने बहुत मारा है, बहुत तबाही और बर्बादी की है। कतर में भी बहुत तबाही और बर्बादी की है, और इस तरह बहरेन में भी और कुवैत में भी। फिफ्थ फ्लीट जो है, जो एक नर्व सेंटर था अमेरिकन का इस खत्ते में, और जहाँ से तमाम के तमाम ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल किए जाते थे, जहाँ पे बहुत बड़ा ऑपरेशन रूम भी था, और तमाम जो सेंटकॉम की फोर्सेज जितनी रोटेट करती थी, मूव करती थी, वो कतर के जरिए, कतर से तो अपना शाह अपना बहरेन से जो फिफ्थ फ्लीट का हेडक्वार्टर है वो उनका ऑपरेशन सेंटकॉम ऑपरेशनल हेडक्वार्टर था। और इसी तरह जो अल अदीद बेस था वो उनका, आपको पता है कि एयर बेस था, और वहां पे जो तैयारे रखे जाते थे। लेकिन उसकी बैकवर्ड प्लान, आप ये सर कि आप ये समझे कि वो सेंटकॉम का नर्व सेंटर था, लेकिन उसको ईरान ने बुरी तरीके से तबाह कर दिया, और उस तरह कुवैत में भी हुआ लदीद। तो अमेरिकन वुड नॉट, जो वो चाहेंगे कि यहाँ से अपने जो ट्रुप्स हैं उनको यहाँ से वो विड्रॉ करें, यहाँ से वो पीछे लेके जाएं। अब उसमें जब पीछे लेके जाएंगे तो दे वुड लाइक टू मेंटेन देयर इंटरेस्ट इन द रीजन। तो एक डायरेक्ट तरीका होता है, एक इनडायरेक्ट तरीका होता है। अब इनडायरेक्ट तरीका उन्होंने ये अडॉप्ट किया नजर आ रहा है मुझे, अदर देन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी जो बेसिक जो इसकी वो है इम्पोर्टेंस है, वो है कि आपने जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो चेकमेट हुआ, हो सकता है और हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ एक जो अमेरिकन ने इस खत्ते की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी थी, वो अब अमेरिका चाहता है कि इनडायरेक्ट तरीके से पूरी हो, और उसके रिसोर्सेज के ऊपर जो कंस्ट्रेंट आ रहा है, जो उसके एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम हो। तो जब इन तीनों मुल्कों का माहिदा हो गया आपस में, तो वो एक ऑटोमेटिक इनहेरेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा सऊदी अरब को भी, कतर को भी, और टर्किया तो ऑलरेडी नाटो का मेंबर है। टर्की बड़ी बड़ा पावरफुल मुल्क है। टर्की जो है वो डिफेंस कैपेबिलिटीज में, आपको पता है वो जहाज भी बना रहे हैं कान, और उसके साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी में उनकी बहुत एक्सपर्टी है। और पाकिस्तान और उनका लिंक मिलिटरली, और सऊदी अरब के पास भी अमेरिकन टेक्नोलॉजी, जितनी टेक्नोलॉजी है सऊदी अरब के पास वो सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। दे 35 से लेके डिफेंस सिस्टम से लेके आप उनके शिप से लेके जितनी चीजें देखो सारी अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। अच्छा तो सर, उसमें ये और इसमें और कौन से ममालिक शामिल हो सकते हैं, कोई आइडिया सर? मजीद ये खलीजी मेरे ममालिक ख्याल ही शामिल होंगे? ये इसमें कतर शामिल हो सकता है, और इसमें पहले हम कह रहे थे कि इसमें इजिप्ट शामिल होगा, लेकिन इजिप्ट इसमें शामिल नहीं होगा, नहीं हो सकता, बिकॉज इजिप्ट के ऊपर काफी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन इसमें आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इवन बहरेन के इनका में, हालांकि बहरेन अगर इसमें कोई शामिल नहीं होगा ना, वो यूएई शामिल नहीं होगा। वैसे मैंने आपको यूएई की करैक्टरिस्टिक्स पहले बता दी है, जी जी। जो अरामको से भी निकल गए और इजरायली ब्लॉक में शामिल है, तो वो रेजिस्ट करेंगे इस इलाके इस खत्ते में मुसलमानों के इंटरेस्ट को जो रेजिस्ट करेगा या जो चैलेंज करेगा, और यहूदियों के इंटरेस्ट को, जॉनिज्म के इंटरेस्ट को सब करेगा, वो है यूएई, और उसने उसकी इंडिकेशन दे दी। अच्छा सर, अभी आपने ये भी बताया कि जिस तरीके से अमेरिका मज़ीद जो है वो पैसे नहीं लगा सकता, और उनको जो नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से, जो उनकी बेसिस तबाह हुई है, और ना ही खलीजी ममालिक ये सब कुछ अब अफोर्ड कर सकते हैं कि जो अपनी बेसिस को नहीं बचा सके वो हमें क्या बचाएंगे। तो खलीजी ममालिक के अंदर सर हम देखते हैं कि फोर्सेस इतनी तगड़ी नहीं है, मजबूत नहीं है। तो क्या उसको ये जो अलाइंस है ये रिप्लेस कर सकता है अमरीकी अड्डों को, अमरीकी बेसिस को, अमरीकी फ़ौजियों को? मैंने आप सर्च किया ना कि आप मिलिट्री कैपेबिलिटीज देख ले इसके अंदर, जी। उसका बुनियादी मकसद इसी किस्म की जो इस्तेमारी कुव्वतें या जो सहूलियत की कुव्वतें हैं
उनको रेजिस्ट करना ही, उनके खिलाफ एक्शन लेना ही इस ज्वाइंट माहिदे का काम है, और उसको उस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिकन का मैंने एक इन्वॉल्वमेंट आपको इस तरीके से बताई कि वो अपने बर्डन कम करने के लिए वो इस माहिदे को देखेंगे कि जी ये जो है हमारे इंटरेस्ट को, क्योंकि अमेरिकन के इंटरेस्ट पेट्रो डॉलर के इंटरेस्ट है जो सऊदी अरब से रिलेटेड है, तो वो ये समझते हैं कि पेट्रो डॉलर के इंटरेस्ट को जो है ये माहिदा जो है ये प्रोटेक्ट कर सकता है, और हमारी जितनी तेल की तनसीबात में जो एक्सचेंज हो सकती है वो पेट्रो डॉलर में जारी रह सकती है। अगर उसको चैलेंज कर रहा है तो वो ईरान चैलेंज कर रहा है, बिकॉज अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस से जितने जहाज गुजर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे जितनी कैश प्राइस कर रहे हैं वो युआन में कर रहे हैं, और इसके लिए अमेरिकन को उसका बड़ा खतरा नजर आता है। तो आने वाले दिनों में ये इनडायरेक्ट मकासद जो है ये अमेरिका के भी हल होंगे, और डायरेक्ट मकासद जो है वो इस खत्ते में रहने वाली जो ताकतें हैं उनके भी हल होंगे, और उनको एक बेहतर बेहतर प्रोडक्टिविटी और बेहतर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म जो है, एक अच्छा मिलिटरीली और सोशियो इकोनॉमिक मिलिट्री इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म जो है वो आगे जाने के लिए आपको इस चीज में मिल सकता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके जरिए जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है वो चेकमेट बहुत इफेक्टिव तरीके से बस सर आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपको क्या लग रहा है कि ये जंग कब तक प्रोलॉन्ग हो सकती है? क्या मिड टर्म इलेक्शंस तक ये जंग होगी या फिर मिड टर्म इलेक्शन से पहले ख़त्म हो जाएगी? क्या आपको इसका फ्यूचर नज़र आ रहा है? नहीं, मैं इसका कोई प्रोडिक्शन आपको इसलिए नहीं दे सकता कि मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि मिड टर्म इलेक्शन के का प्रेशर जो है वो ट्रंप ने लिया नहीं। अगर तो वो मिड टर्म इलेक्शन का प्रेशर लेता और कहता कि मैंने जीतना है या मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो वो जंग पहले रोक देता। लेकिन अब आप यू आर एंटरिंग इन सितंबर और अक्टूबर वहां पे अपना इलेक्शन होने वाले, तो वो तो उसने नहीं बर्दाश्त किया। तो अब उसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई टाइम ब्रैकेट देना बहुत मुश्किल है कि कब ये जंग खत्म, ये एक दिन में भी खत्म हो सकती है और ये अगले 2 महीने भी जारी रह सकती है, बिकॉज जब तक ट्रंप पीछे नहीं हटेगा और ईरान पे हमला करता रहेगा, ईरान उसके रिस्पॉन्स पे अमेरिका के ऊपर हमला करता रहेगा। सर तो आई डोंट थिंक सो कि वी कैन गिव अमेरिका की गारंटी ब्रैकेट ऑफ 15 दिन गारंटी कोई 20 ले दिन। सकते हैं सर? या अमेरिका की गारंटी कोई ले सकते हैं? नहीं, अमेरिका की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। ठीक है। अमेरिका की गारंटी कोई नहीं ले सकता कि अमेरिका में एक बहुत करेक्टरलेस आदमी है जो उसका प्रेसिडेंट है, और इस किस्म के इखलाक बाख्ता शख्स की गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं होना, किसी को लेनी नहीं चाहिए इस किस्म की गारंटी, क्योंकि वो उसको डिच करेगा जो भी उसकी गारंटी लेगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट वाज़ रियली नाइस हैविंग अ डिस्कशन विद यू। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, आप हमें टाइम देते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपसे भी इजाज़त लेना चाहूँगा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।